नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर की शुरुआत। बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का गनर भी कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, सहसपुर का रहने वाला है सतपाल महाराज का गनर, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 21 मई को अपने घर पहुंचा था गनर, तो 23 मई को वापस दून आया था गनर। गनर के परिवार में बताए जा रहे हैं 12 सदस्य। गनर के परिवार को क्वारंटीन करने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का गनर भी कोरोना पॉजिटिव निकला। सहसपुर का रहने वाला है सतपाल महाराज का गनर। तो 21 मई को अपने घर पहुंचा था गनर, 23 मई को वापस दून आया था। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे देहरादून का। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले सतपाल महाराज की पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और अब गनर की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, जो ये सिलसिला चल रहा है अभी तो निरंतर इसका ये चलायमान ही है और हर रोज़ नए पॉजिटिव केस आ रहे हैं। सतपाल महाराज की जो कहानी थी वो 3 दिन से चली रही है और पिछले 20 तारीख से क्या हुआ, कब कब हुआ, वो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को समय समय पर बताया। और अभी स्थिति ये बन गई है कि पूरी सरकार क्वारंटाइन हो गई है। सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि आप अपने घर रहिए, मीटिंग करने की किसी तरह की जरूरत नहीं है। कैबिनेट में महाराज का तो जो कोरोना पॉजिटिव होना था, जो ट्रीटमेंट शुरू होना था, वो हो चुका है। उनके परिजनों की रिपोर्ट आ चुकी है और बाकी लेकिन जो संकट एक है वो पूरी सरकार और पूरी ब्यूरोक्रेसी पर छाया हुआ है। और महाराज के जो भी अपने परिजन हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनमें से कल ही 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी। गनर की आज आ गई है। और अभी जो सरकार में, जो कैबिनेट में जो लोग थे, 5 कैबिनेट मंत्री उस दिन कैबिनेट में थे। मुख्यमंत्री थे, मुख्य सचिव थे, तमाम महकमों के सचिव थे, कुछ आईपीएस ऑफिसर थे। तो वो तमाम लोग जो हैं उनको भी क्वारंटाइन करने की बात हो रही है। जो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको वो खुद ही होम क्वारंटाइन हो गए हैं, मंत्री क्वारंटाइन हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ अधिकारी हैं जो बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, तो उन पर यहाँ शासन ने अपनी निगाह लगाई हुई है। उनको कहा गया है कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए, नहीं तो कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दौरान एहतियात बरतते हुए आज जी 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 इसी दौरान आज ये हुआ है कि जहां मुख्यमंत्री का सचिवालय था, जिस कैबिनेट रूम में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट कक्ष को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और जो कॉरिडोर है मुख्यमंत्री सचिवालय का, राज्य सचिवालय में, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है लोगों के लिए। अब वहाँ मुख्यमंत्री अब वहाँ नहीं आएंगे अगले 14 दिन तक। और जिस कक्ष में कैबिनेट हुई थी, उसको कैबिनेट कक्ष कहते हैं, उसको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। और सचिवालय संघ ने आज सुबह ही बंद कर दिया। अब गिने चुने अफसर ही पूरे सचिवालय में बैठ रहे हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि पूरा सचिवालय क्वारंटाइन हो गया है, क्योंकि सचिवालय संघ ने ये डिमांड रख दी है कि जब तक पूरे सचिवालय को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, उसके 4 दिन बाद हम काम पर लौटेंगे, जब ये सचिवालय क्वारंटाइन हो जाएगा। जी चलिए, तो पूरा सचिवालय ही क्वारंटाइन हो गया है। बहुत तफसील से आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरी कैबिनेट अब क्वारंटीन है। मंत्री घर से रहकर ही अपना कामकाज कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तराखंड में सरकार को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव मिलते ही त्रिवेंद्र सरकार की पूरी कैबिनेट क्वारंटीन है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर उनके कैबिनेट मंत्री, फिलहाल सभी घर में रहकर ही कामकाज करेंगे। हम लोग सेल्फ अपने आप को हमने क्वारंटीन किया हुआ है, लेकिन अभी तक संभवतः निर्णय नहीं आया है। जो निर्णय प्रशासन का आएगा उसका हम अक्सर से पालन करेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रकार जो गाइडलाइन है, इसका पालन सभी को करना है और सभी को करना चाहिए। सतपाल महाराज 3 दिन पहले कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। जैसे ही ये पता चला कि सतपाल महाराज को कोरोना हुआ है, पूरे मंत्रिमंडल में खलबली मच गई। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरे मंत्रिमंडल में खलबली का माहौल है। एक तरफ जहां राज्य के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास में रहकर शासकीय कार्य निपटा रहे हैं, तो वहीं राज्य के कई मंत्रियों ने अपने घर में रहकर अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है।
साथ ही साथ तमाम बैठकें और पूरे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अब सरकार पर कोरोना का खतरा है, लिहाजा अधिकारियों में भी हड़कंप है। हाई रिस्क केस जो हैं वो क्वारंटीन होंगे अपने, अगर उनको सिम्टम्स वगैरह आएंगे तो इंस्टीट्यूशनल होंगे, अदरवाइज़ वो अपने घर में भी आइसोलेशन में रह सकते हैं। और जो लोग लो रिस्क कॉन्टैक्ट होंगे वो जो है अपने वर्क प्लेस पर आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। हाँ, 14 दिन तक उनकी जो है हेल्थ चेकअप वो किया जाएगा उनकी। उधर सभी मंत्री इन दिनों खुद को क्वारंटीन किए हुए हैं और वहीं से कामकाज निपटा रहे हैं। अपने सभी स्टाफ को मैंने कहा है कि वो अपने घरों पर रहें या ऑफिस में रहें, और जो आवश्यक कोई काम है, आपातकालीन स्थिति में कोई इमरजेंसी है, ऐसा कोई काम है, तो मैं टेलीफोन पर ही अपने अधिकारियों को और अपने कर्मचारियों को मौखिक निर्देश दे रहा हूँ। निश्चित रूप से बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और जो गाइडलाइन दी गई है कोरोना वायरस से लड़ने के संदर्भ में उसका अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, मास्क बहुत आवश्यक है और साथ साथ में जो है प्रयास यही होना चाहिए कि जितना वर्क फ्रॉम होम हो सके वो ज़्यादा बेटर है। उधर अब कांग्रेस प्रदेश सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि क्या नियम कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए बनाए गए हैं? मंत्रियों के लिए क्या लॉकडाउन के नियमों के कोई मायने नहीं? माननीय मंत्री जी के घर चस्पा हुआ था नोटिस, और नोटिस के बाद वो दूसरे गेट से निकल करके अपने सरकारी आवास चले गए ये कह करके कि मेरा कार्यालय वहाँ से है। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी लापरवाही और इससे बड़ा उल्लंघन आपने उल्लंघन किया है। तो डीजीपी साहब ने तो कहा था जो उल्लंघन करेगा, जो संक्रमण फैलाएगा, उसके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम करेंगे। अभी सरकार तय करे उसको क्या करना है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत से शुरू हुई कहानी अब उत्तराखंड सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। ऐसे समय में जबकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र रावत और उनके मंत्री क्वारंटीन हैं। वैसे तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सतपाल महाराज में कोरोना की इस पुष्टि ने पूरे मंत्रिमंडल को सकते में डाल दिया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना पर नियंत्रण रखना था, तो वहीं अब सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार की चिंता और बढ़ सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर कोरोना के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां आज सामने आए कोरोना के 23 नए केस। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या अब 929 पहुंच गई है। 720 एक्टिव केस, 200 मरीज हुए डिस्चार्ज। तो 6417 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। बड़ी खबर, तो 720 एक्टिव केस अब भी प्रदेश में है। उत्तराखंड में आज सामने आए कोरोना के 23 नए मामले, इस वक्त की बड़ी खबर। 6417 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 23 नए केस कोरोना के आज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 929 तक पहुंच गई है। तो बड़ी खबर, 720 एक्टिव केस प्रदेश में, 200 मरीज डिस्चार्ज किए गए। उत्तराखंड में आज 23 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी खबर, देहरादून से सीएम ऑफिस में एंट्री फिलहाल बंद हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर देहरादून से, सीएम ऑफिस में एंट्री बंद, सीएम का दफ्तर किया गया सील। सचिवालय स्थित सीएम ऑफिस में फिलहाल एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। अब घर से रहकर ही काम करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर, तो देहरादून से बड़ी खबर, सीएम कार्यालय में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सीएम का दफ्तर सील हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीएम ऑफिस में एंट्री फिलहाल बंद। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने पर यह फैसला लिया गया। सीएम का अब फिलहाल सीएम अपने घर से ही काम करेंगे। सचिवालय स्थित सीएम ऑफिस में एंट्री फिलहाल बंद हो गई है। तो पूरी सरकार क्वारंटीन हो गई है, तो वहीं सचिवालय संघ ने 3 दिन तक कामकाज बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही सचिवालय संघ का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, इसीलिए उन्हें खुद ही छुट्टी पर जाने का फैसला लेना पड़ा है। तो सचिवालय संघ का यह बड़ा आरोप।
सचिवालय संघ का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, इसलिए उन्हें खुद ही छुट्टी पर जाने का फैसला लेना पड़ा है। सरकार की कर्मचारियों के प्रति बहुत बड़ी लापरवाही है और हमें लगता है कि दोयम दर्जे का कर्मचारियों को समझा गया है। हम लोगों ने सचिवालय संघ ने इस पर पहल की है और अपने कर्मचारियों की जान माल की परवाह करने के लिए उनके लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए ये निर्णय लिया गया था कि 3 दिन तक सभी हमारे कर्मचारी क्वारंटाइन रहेंगे, होम क्वारंटाइन, और इन 3 दिनों में सचिवालय बंद रहेगा। तो एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की वजह से परेशान है, तो वहीं इन सब के बीच नेपाल और चीन की अलग ही खिचड़ी पक रही है। दरअसल नेपाल उत्तराखंड से लगते हुए कुछ इलाकों पर अपना दावा जता रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल चीन के इशारों पर यह सब कुछ कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। क्या नेपाल चीन के उकसावे में आ रहा है? क्या नेपाल को भारत की दोस्ती पर यकीन नहीं? उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर पैदा हुए विवाद के बाद अब कुछ इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नेपाल दावा कर रहा है कि लिपुलेख, काला पानी और लिपियां धुरा उसका हिस्सा है। दरअसल भारत ने लिपुलेख में मानसरोवर लिंक रोड तैयार किया है, मगर इस पर नेपाल को आपत्ति है। नेपाल इस इलाके को अपना हिस्सा बता रहा है और उसने एक नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसमें इन तीनों जगहों को अपने देश का हिस्सा दिखाया गया था। भारत ने लिपू दर्रे की तरफ जो सड़क बनाई है उसको लेकर के नेपाल को ऐतराज हो गया है और सभी जानते हैं कि नेपाल के इस ऐतराज के पीछे चीन की ताकत खड़ी है। चीन कभी नहीं चाहता नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हों, बहुत मधुर हों। वो सड़क सामरिक महत्व से भी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसका बनाया जाना बेहद जरूरी है। चाइना जिसको दुनिया की छत कहते हैं, लहासा तक वो ट्रेन और सड़कें ले आया, लेकिन उसको भारत की सीमांत क्षेत्रों में सड़कें बनाना बहुत नागवार गुजर रहा है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये नेपाल को अचानक हो क्या गया? भारत और नेपाल के संबंध रोटी और बोटी के जैसे कहे जाते हैं, फिर नेपाल का रुख अचानक बदल क्यों गया है? जानकार मानते हैं कि नेपाल को कोई तीसरा देश बरगला रहा है। भारत और नेपाल के बीच में जो वर्तमान में ये विषय आ रहा है, इसमें लगता है कि कहीं न कहीं किसी तीसरे देश की साजिश इसमें दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत और नेपाल के संबंध एक अटूट संबंध हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ व्यापारिक, आर्थिक तक ही सीमित नहीं, एक सामाजिक संबंध भी है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जिस इलाके पर विवाद हो रहा है उसका इतिहास क्या है। तो ओल्ड सर्वे जो ब्रिटिशर्स ने किया था, वो लिम्पियाधुरा वाला जो स्ट्रीम था, वो उसको काली नदी का उद्गम माना गया। लेकिन 1857 में, फिर 1879 में ये दोबारा इसका रीअलाइनमेंट हुआ और फाइनली पंखा गाड़ जो बिल्कुल काला पानी के नीचे है, वो काली नदी वो माना गया, काली नदी का उद्गम, और काला पानी बाहर हो गया और काला पानी इंडिया में आ गया। तब से और 79 में जो तय हुआ, रीअलाइनमेंट तय हुआ, इसको नेपाल ने भी स्वीकार किया था। तब से हमारी वही बाउंड्री है दोनों। 1816 में सुगौधी संधि के तहत तय हुआ था कि काली नदी के एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ भारत है। गोरखा सेना ने पहले तो कुमाऊं पर कब्जा किया और फिर उसके बाद गढ़वाल पर भी कब्जा कर लिया। इसी दौरान अंग्रेजों का आगमन बहुत अच्छे से भारत में हो गया था, तो टिहरी नरेश ने ब्रिटिश सेना से संपर्क साधा और मदद मांगी। ब्रिटिशर्स इस बात के लिए तैयार हो गए और टिहरी नरेश की सेना कुमाऊं की छोटी छोटी जागीर जो थी, उनकी जो छोटी छोटी आर्मीज थी, उनके लोग, उनके सिपह सलार और अंग्रेजों की फौज ने गोरखा सेना पर हमला कर दिया। इस युद्ध में गोरखाओं को पराजय सहन करनी पड़ी और इसी दौरान एक संधि ड्राफ्ट हुई दोनों देशों के बीच, जिसको सुगोली की संधि कहते हैं। और उस संधि के मायने ये थे कि महाकाली नदी से इस तरफ वाला हिस्सा भारत देश का हिस्सा होगा और महाकाली नदी से पार जितना भी हिस्सा है वो नेपाल देश का होगा। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल का विरोध सिर्फ इस बात पर है कि लिपुलेख में भारत ने सड़क बनाई है, या फिर नेपाल को कोई बरगला रहा है?
लिपुलेख और कालापानी की हम बात करें तो जो महाकाली नदी है, जिसको हम यहाँ पर काली नदी बोलते हैं, उसका जो उद्गम स्थान है, जहां से काली नदी निकलती है, वो उद्गम स्थान भारतवर्ष में, भारतवर्ष से नदी निकलती है और जो उत्तराखंड का उसका बॉर्डर है वो लिपुलेख कालापानी से शुरू होकर के मेलाघाट खटीमा तक वो बॉर्डर जाता है। पूरा बॉर्डर जो है कि भारत और नेपाल बॉर्डर कहलाता है। जिस तरह से नेपाल के साथ भारत के मैत्री संबंध रहे हैं, ठीक वैसे ही संबंध तिब्बत के साथ भी हैं। पिथौरागढ़ से लोग आज भी व्यापार करने के लिए तिब्बत आते जाते हैं, मगर तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है। जानकार मानते हैं कि इन हालात में भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपको ताजुब होगा कि जो बॉर्डर के एरियाज हैं जिनमें गुंजी और धारचूला है, तो गुंजी के लोग अभी भी अपना व्यापार करने बेरोक टोक तिब्बत जाते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये आज की व्यापार व्यवस्था नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। गुंजी के लोग तिब्बत में केवल आधार कार्ड दिखाकर चले जाते हैं और तिब्बत प्रशासन ने उनको पूरी छूट दी हुई है। और सब जानते हैं तिब्बत चीन के कब्जे में है। तो ऐसे में ये डर हमेशा बना रहता है और हमेशा बना रहेगा कि जो लोग व्यापार करने तिब्बत जाते हैं, चीन कहीं उनका दुरुपयोग भारत के खिलाफ ही तो नहीं करेगा। तो ऐसी तमाम शंकाएं हैं जिनके पीछे चीन खड़ा है और नेपाल फिलहाल इस वक्त को, इसकी नजाकत को समझने में नाकाम हो रहा है। अगर लिपुलेख तक रास्ता तैयार हो जाता है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हफ्ते भर के भीतर पूरी हो जाएगी। जानकार मानते हैं कि नेपाल को इसी बात का डर दिखाया जा रहा है कि इससे उसका पर्यटन चौपट हो जाएगा। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन की वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू नहीं हो पाई है, साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी नहीं खुल पाए हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 20 फीट तक बर्फ जमी हुई है, साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। देखिए, लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी नहीं खुल पाए हैं। हेमकुंड साहिब में 20 फीट तक ये बर्फ है। नज़ारा जोशीमठ का है, जहां पर आप देख सकते हैं आज 1 जून और अब भी 20 फीट तक बर्फ जमी हुई है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।